ये तो आपने फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? फ्रिक्शन में सबसे पहली चीज पढ़ा था कि जिधर काइनेटिक पढ़े तुम, काइनेटिक में क्या देखे, वस्तु चल रहा है और चल रहा है तो उसके अपोजिट लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो वो पीछे लगेगा, पीछे की तरफ। ओके, और ये वैल्यू एकदम फिक्स कितना है, म्यू के इंटू एन, जहां पे म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। एन नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ वाला, एन इक्वल टू एम जी होगा हमेशा, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी एक आधा फोर्स का कंपोनेंट भी नीचे आ जाता है, मतलब ऊपर वाला फोर्स किसके इक्वल, नीचे वाले कर देना, अपने आप आ जाएगा इनका वैल्यू, और ये वैल्यू आराम से इससे निकलते जाएगा। जब जब वस्तु ये चल रहा है तो ये रास्ते में चलते चलते चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो, क्यों नहीं चेंज होगा, चलते चलते मास चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो ये चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पे बच्चों। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, तुमने पढ़ा कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, ये याद रखेंगे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझना, हम तुमको कुछ एग्जांपल देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है ऑब्जेक्ट में तब लगेगा जब वो रेस्ट में है, तब लगेगा जब वो रेस्ट में है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इट एक्ट्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, हमेशा फ्रिक्शन दो सरफेस के कांटेक्ट में ही लगता है, हवा में नहीं लगेगा। When surfaces are in rest, वो रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ओके, बढ़िया बात है। दूसरी बात क्या है बच्चों, तो दूसरी बात आप ध्यान रखें कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स, मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं उस पर डिपेंड है। कोई बोला कैसे, कैसे, तो मान लो अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, समझना इसको थोड़ा ध्यान से, अप्लाइड फोर्स 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 होगा। मतलब अगर आप इसको खींच ही नहीं रहे तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई अपोज नहीं हो रहा है, खींच नहीं रहे तो क्या का अपोज, कोई अपोज नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अब हमने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो इसने तो नहीं चला, वस्तु चला नहीं, हमने देखा 1 न्यूटन खींचे नहीं चला, तो हम क्या मान लेंगे कि पीछे भी 1 न्यूटन इसने खींच लिया होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना, 1 न्यूटन। बढ़िया बात है। फिर हमने फोर्स बढ़ा के 2 न्यूटन किया, फिर अप्लाइड फोर्स मतलब 2 न्यूटन से खींचे फिर भी ये नहीं चली, तो क्यों नहीं चली, सोचो, हम लगाए 2 नहीं चली, मतलब पीछे भी कोई है जो 2 लगा दिया, यानी ये देखो 2, अरे क्या बात है यार, ये तो बढ़ गया। हाँ, ये बढ़ जाता अपने आप, जब तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, इधर अप्लाइड फोर्स हो गया, और इधर पीछे की तरफ क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक वो रेस्ट में है, जब तक ये नाम यूज करना, जैसे ही मोशन में आ जाएगा तो उसका नाम काइनेटिक हो जाएगा और वो फिक्स रहता है। अप्लाइड फोर्स हमने 5 न्यूटन लगाया, नहीं चली, नहीं चली अभी भी, तो तुम क्या मानोगे कि पीछे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है, 5, अबे तेरी बढ़ रहा। अब हमने 6 न्यूटन लगाए और ये मोशन में आ गया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मतलब पीछे की तरफ रोकने का फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 5, 5 के बाद चला, तो अब कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे इसको, काइनेटिक। क्या काइनेटिक 6 होगा, इल्ले नहीं, क्यों, क्योंकि काइनेटिक का फार्मूला है निकालने का, स्टैटिक का नहीं है, नहीं 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 है। बढ़िया बात है, मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, देन इट हैज काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पक्का पक्का होता है ऐसा। ये जो वैल्यू दिखा आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिल्कुल।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा वैल्यू, इससे ज्यादा हो या नहीं, इसके बाद वो चलने लगी, फिर वो काइनेटिक उसका नाम हो गया। जब तक वो रुका है जब भी तुम्हें स्टैटिक बोलोगे ना यार। 5 न्यूटन हमने लगाया, ये नहीं चली, 6 लगाया चल दी, भाई अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, अब उसका नाम काइनेटिक लिखो। जब हम 6 न्यूटन लगा रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना रोक सकता है पीछे, 5 न्यूटन भाई। तो 5 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, इसका नाम रखा गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको निकालने का फॉर्मूला है, फिक्स है। क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं है, ध्यान से समझो। म्यू एस को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो वस्तु रुकी है कि चल रही है, रुकी है, अभी रुकी है ना भाई। लिमिटिंग भी लग रही तो रुकी है, क्योंकि लिमिटिंग भी किसका टाइप है, स्टैटिक का ही। बट मैक्सिमम वैल्यू वाले को हम स्टैटिक बोलते हैं, सबको नहीं। क्या हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग, नहीं। क्या हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग, नहीं। हम लिमिटिंग किसको बोलेंगे, जहां तक वो लिमिट है, रोक रखा, उसके बाद वो चल देगा, यानी इसको टेंड्स टू मूव भी बोलते हैं। मतलब जहां तक के फ्रिक्शन तक वो रुका है, उसके बाद वो चलने को तैयार है, गाड़ी चलने के लिए तैयार है स्टेशन नंबर 2 से, तो बस ये तैयार है जहां तक वो लिमिटिंग, उसके बाद तो काइनेटिक। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कहानी। ठीक है, आप नोट कर लिए, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इधर ये क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। सबसे पहले म्यूएस दिया है तो भाई रुका हो सकता है, नॉट टेलिंग रुका पक्का चल भी सकता है। अब हमारे पास एक डब्बा है, 4 केजी का वस्तु है, और इसको 6 न्यूटन से खींच रहे हैं। अब इसमें 2 संभावना है, या तो ये 6 न्यूटन इसको चला दे, बोला कैसे, तो अगर पीछे रोकने वाला, पीछे कौन रोकता है, फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो चल देगा, अब फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो नहीं चलेगा। हम इसको रोक रहे हैं ज्यादा, तुम 6 से खींचोगे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई। तो क्वेश्चन में पूछा रेस्ट और मोशन, बताइए चल रहा है कि रुका है। फिर पूछा फ्रिक्शन, अगर चल रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और रुका है तो स्टैटिक होगा, और स्टैटिक का वैल्यू चेंज होता है, फिक्स नहीं रहता है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही वो बन जाता है खुद। उसका जब मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको लिमिटिंग बोलते हैं। तो हम लोग कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं, स्टैटिक निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, उसका फॉर्मूला ही नहीं है, वो तो चेंज होता है। तुम अप्लाइड 1 तो ये 1, तुम 2 तो 2, 3 तो 3, कॉपी कैट है। लिमिटिंग निकाल सकते हो, औकात तुम्हारा कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितना रोक सकते हो इसको। जैसे ये डब्बा है यहाँ पे और रुका है, हम इधर खींच रहे हैं, तो हम पता कर लेंगे कि जैसे मान लो एक लड़का है, ये एक लड़का इस डब्बे को ऐसे पकड़ के खड़ा है बेचारा, हाँ, और दूसरा कोई इसको खींच रहा है, दूसरा बच्चा टैंग टैंग, और जंग से खींच रहा, ठीक है, ऐसा खींच रहा हो। अब बताइए अगर इसको, इस लड़के को पता चल जाए बी को कि उसके औकात है रोकने की 10 न्यूटन, तो फिर ये खींच के ले जा सकता है। अगर ये कितना लगा ले, 11 या 10.1 भी लगा ले तो भी खींच के ले जाएगा। अगर ये इसके दम है इसके में 8 न्यूटन तक का ही, तो क्या तुम किसी जिंदगी में खींच सकते क्या इसका बक्सा, नहीं। समझ में आ गया ना, सेम कहानी है यहाँ पे भाई। पीछे जो रोका हुआ है, इसको रुका के रखा हुआ है, स्टैटिक है। स्टैटिक का सबसे ज्यादा वाला वैल्यू हम निकालते हैं, औकात, इतना तक रोक सकता है वो। अगर उस औकात के बाहर है ये तो चलेगा, और उसके अंदर है तो रोक लेकर रखेगा वो। फिर हम जितना अप्लाइड है उतना उसको कर देंगे उसके बराबर। चलिए, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, FL इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। चलिए, एन नहीं पता तो आप बना लीजिए फटाफट। ऊपर की तरफ एन लगता है और नीचे की तरफ क्या लगता है, mg। ऊपर में चल नहीं रहा है डब्बा, तो ऊपर का फोर्स किसके इक्वल, नीचे के, तो n इक्वल टू mg। यहाँ पर रख दीजिए म्यूएस इंटू mg।
तो म्यूएस कितना है 0.2, एम कितना है 4 kg, जी कितना है 10। ये 2 से पॉइंट हटा दो, 2/10 क्लियर हो गया, 10 से 10 बढ़ गया, 4 2 8 न्यूटन। ओ तेरी, तो इसके रोकने की जो औकात है वो 8 है, तुम्हारे लगाने की औकात 6। बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? ये 8 तक रोक सकता है, 8 तक रोक सकता है। तुम 6 लगाओ नहीं चलेगा, 7 लगाओ चलेगा नहीं, 8 लगाओ तो भी चलेगा नहीं, 8 पे चलने को तैयार, 9 लगाओ चलेगा। क्लियर हुआ? तो आपको हम चीजें यहां पे फिर से नोट में लिख दे रहे हैं। ये चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे पता करेंगे? पहला पॉइंट कि अगर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब जो क्वेश्चन में दिया है फोर्स जो खींचता हुआ दिख रहा है, ये अप्लाइड है, कम है, कम है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। किससे कम है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यहां लिखेगा, वहां जगह कम कर दो। इस सवाल को बना के कॉन्सेप्ट सीखे हमने। क्या सीखे? कि अगर अप्लाइड फोर्स हमने जो लगाया है वो कम है किससे? लिमिटिंग से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक से, तो रेस्ट में है वस्तु। तब वो रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक की लिमिटिंग? नहीं, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के। मतलब तुम जितना लगाए होगे उतना ही फ्रिक्शन। अब एक बच्चा बोला सर आंसर फ्रिक्शनल फोर्स का 8 न्यूटन, हमने एक चार्टर मार दिया, गलत। ये 8 न्यूटन उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तुमको कैसे पता 8 ही लग रहा है? फिर तो ये फिजिक्स गलत हो गया। कैसे? सोचो, हमने खींचा 6 से, इधर 8 से, तो फिर डब्बा इधर उड़ जाएगी। ऐसा हुआ कभी जिंदगी में कि हम ये बोर्ड को लेके खींचे 6 से, तो ये उधर 8 लगा सकती थी, तो ये चलने लगा उधर। ये हुआ ऐसा? बोलो नहीं हुआ। तो अभी होगा? नहीं होगा। यानी वस्तु काय में रहेगी? रेस्ट में। और रेस्ट में कब रहेगी? जब हम 6 लगाएं और वो भी पीछे कितना लगा दे? 6, 6 - 6 0। तो याद रखो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप चेंज होता है। अभी हम लिखे भी थे एग्जांपल, देखो हम अप्लाई किए 0 तो वो 0, कॉपी कैट है। हम अप्लाई किए 1 तो वो अप्लाई किया 2, हम अप्लाई किए 3 तो वो 3, हम अप्लाई किए 6 तो वो 6, हम अप्लाई करेंगे 7 तो वो 7, हम अप्लाई करेंगे 8 तो 8, हम अप्लाई करेंगे 9 तो मुंह बन गया। का है? हम तो 8 के ज्यादा जा ही नहीं सकते, वो 8 से ज्यादा नहीं जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। ये कॉपी कैट लोग का ये हालत होती है। तो अप्लाइड फोर्स कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो अप्लाइड फोर्स कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो रेस्ट बोलना। और रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन पक्का होगा और उसका वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर। दूसरी बात, अगर अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाए किसके? लिमिटिंग के, तब क्या होगा बताओ? रेस्ट की चलेगा? सोच के बताइए बच्चों। जितना हम लगाएं उतना इधर भी लगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बताओ रे, बोल नहीं रहे सब, सबको बोलना चाहिए, फिर मेरे को बड़ी बोर होता है। रेस्ट। बताइए इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक की लिमिटिंग? काइनेटिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा भाई, काइनेटिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा, चल नहीं रहा है। स्टैटिक गलत बोल गए आप। स्टैटिक कब लगेगा? जब तक इधर का फोर्स से ये वाला ज्यादा है, ये लिमिटिंग है। अब इसके बाद तो चल देगा ना भाई, ये अब तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अब तो वो चल देगा। अब लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई बोलेगा स्टैटिक ही तो है, हाँ वो तो है, लेकिन लिमिटिंग बोलना और स्टैटिक बोलने में फर्क है। स्टैटिक बदलता है, लिमिटिंग नहीं बदलता, फिक्स रहता। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए, कैसे निकालेंगे? क्या ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है? हाँ ये तो बराबर ही है, यहाँ तो लिखा भी है अप्लाइड फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, पर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको हम लोग। FL इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट ये तो बराबर ही है, दिया है तो। अगर तीसरा केस क्या हो सकती है बच्चों कि मेरा अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाए, मतलब हम इधर ज्यादा खींचे, ये रोका 8 हम खींचे 10, तो क्या होगी? चलेगी फिर तो। किससे ज्यादा हो जाए? लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब रोकने की मैक्सिमम फ्रिक्शन, जहां तक उसके रोकने की क्षमता है। फिर मोशन हो गया,
और मोशन में कौन सा फ्रिक्शन बताइए? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला क्या लगाइएगा? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। चलिए ये कॉन्सेप्ट है, चलो इस सवाल को करो आप। तो पहला रेस्ट है कि मोशन? बताओ, पहला सवाल का जवाब रेस्ट। रेस्ट है, कैसे पता चला? बिकॉज अप्लाइड फोर्स हमने जो लगाया है वो कम है, किससे? लिमिटिंग से। रोके रखने की जो मैक्सिमम फोर्स है उससे कम है। 8 तक रोकेगा वो, तुम तो 6 ही लगाए हो, रुकना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन बताइए। तो फ्रिक्शन किसने बोला? 8। हट, 8 मैक्सिमम क्षमता है, थोड़ी 8 है वो। फ्रिक्शन अब ये स्टैटिक है, तो फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों अप्लाइड फोर्स के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, याद रखो, खुद को एडजस्ट करते रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हमेशा। हमने 6 लगाया तो 6 से ही रोका होगा, तो हमने 6 खींचा, ये भी 6 खींच दिया, रोक दिया। लगाने की क्षमता 8 तक है भाई, हमें दम है कि हम 8 न्यूटन लगा सकते। इसका क्या मतलब? हम जहां जाएंगे 8 ही न्यूटन लगा देंगे। 6 लगाया भैया, 6। तीसरा, अब चल रहा है क्या? नहीं, तो एक्सेलरेशन 0। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो बनाया आपने, बताइए रेस्ट है कि मोशन है? एक्सेलरेशन कितना आया? कोई नहीं बोल रहा, नहीं बनाया क्या? कितना? देखो बच्चों, तो कैसे करना है इन सवालों को, कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला? म्यू एस इंटू एन। अब ये ऊपर है एन, नीचे है एम जी, तो एन इक्वल टू एम जी हो गया। तो म्यू एस यानी 0.6 mg। mg कितना है? n का वैल्यू mg है, m कितना है? 2 इंटू जी यानी 10। यह 10 हट गया, 10 से 10 कट गया, 6 दूना 12, यानी पीछे खींचने की इसकी क्षमता 12 न्यूटन की है। 12 खींच सकता है ये। अच्छा, और सामने 20, तो ऑब्वियसली चल रहा होगा भाई, आपकी औकात रोकने की 12 तक है, आप तो नहीं रोक सकते मेरे को। तो जो अप्लाइड फोर्स है, ऐसा लिखा जाता है, देखिए अप्लाइड फोर्स, यह अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। सो मोशन। अब जब मोशन आ गया तो ये है नहीं फ्रिक्शन, 12 ऐसा मत बोल देना फ्रिक्शन का, गलत है ही नहीं, ये तो हम चेकिंग कर रहे थे क्या है। तो फ्रिक्शन तो भाई अब काइनेटिक है, पहला डाउट हो गया। तो फ्रिक्शन जो है बच्चों वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन। म्यू के दिया है 0.4 इंटू एन का वैल्यू mg, 2 इंटू 10, यहाँ भी 10 से कट गया है, 4 दूना 8 न्यूटन। तो तुम एक चीज ध्यान दो कि काइनेटिक फ्रिक्शन आया 8 और लिमिटिंग फ्रिक्शन आया कितना? 12। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे? काइनेटिक से। इन सभी रिजल्ट्स को इधर नोट में डाल डाल के लिखते जाइए। नोट में पहला नोट कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो ज्यादा होता है किससे? काइनेटिक से। इसका मतलब जो पहली बार कोई वस्तु रेस्ट में है और उसको चलाना है तो जम से खींचना पड़ेगा। सोचो, बराबर है? सही है कि नहीं? कोई चीज रुका है और उसको एकदम मोशन में लाना है तो ज्यादा खींचना पड़ेगा क्योंकि उसमें लिमिटिंग लग रहा है। अच्छा, जब वो चलने लगेगा तो काइनेटिक, तब फ्रिक्शन क्या लगेगा? कम, तो धीरे धीरे खींचते रहो, चलते रहेगा। सही है? सही है। कोई वस्तु ऐसे रुकी हुई है, बहुत धक्का मारना पड़ता है चलाने के लिए, चलने लगी तो थोड़ा थोड़ा खींचो। सही है कि नहीं? ओके। दूसरा चीज आप ये भी गौर कर सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी कम है। सही है, होना भी चाहिए। देखो कैसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक का क्या होता है? म्यू के इंटू एन। दोनों में एन एन तो सेम है। हमने बोला ये कम है ये ज्यादा, ये ज्यादा कब होगा? जब म्यू एस ज्यादा होगा। भाई ज्यादा में एन मल्टीप्लाई होगा तभी तो आंसर ज्यादा आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन μs is more than coefficient of kinetic friction यानी म्यू के। सही है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ज्यादा होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक से, याद रखो। चलिए तो अब सवाल पे वापस आ जाते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था। तीसरा एक्सेलरेशन। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है एक्सेलरेशन कैसे। अरे यार पूरा मैकेनिक्स पढ़ के बेवकूफ जैसा सवाल। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। यह है ऑब्जेक्ट आपका 2 kg का। इस पे इधर की तरफ कितना फोर्स 20 न्यूटन। पीछे कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक। चल रहा है कि रेस्ट में है बताइए। मोशन है तो मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। नीचे की तरफ mg, कोई जरूरत नहीं इसकी। ऊपर की तरफ n। जा रहा है इधर एक्सेलरेशन इधर, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड यानी 20 माइनस fk इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे बनता है ना इक्वेशन। 20 माइनस काइनेटिक कितना है इधर निकाले थे हम लोग 8, तो 20 में से 8 गया 12 इक्वल टू, सही है। किसका सही है बच्चों, किसका सही है बताइए। रिया साहू का सही था क्या, तुमने बोला था जो। ओके गुड। चलिए तो 6 वालों का सही था, 4 जिसने बोला था भाई साहब। चलिए तो ये नोट आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप एडजस्ट होता है। इसका वैल्यू 0 से लेकर के लिमिटिंग के बीच में होगा। 0 कब होगा, जब आप कोई फोर्स मत लगाओ तो 0 हो सकता है। चलिए तो हम लोग बनाने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। इधर ले लिया अप्लाइड फोर्स, इधर ले लिए फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों में ग्राफ बनाना है। ये एक ब्लॉक है, इसको हम आगे खींच रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, पीछे फ्रिक्शन लगेगा। इसका लिमिटिंग हम बता दिए अपने मन से 20, मतलब 20 तक ये रोकेगा, उसके बाद ये चलने लगेगा। अब बताओ सबसे पहले हम 0 फोर्स लगाएं तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, बोलते जाओ। जब हम 0 लगाएं तो फ्रिक्शन कितना, 0। अब हम 5 न्यूटन फोर्स लगाएं तो बताओ फ्रिक्शन कितना। जब हम इधर 5 खींचे तो ये कितना होगा, 5 ही होगा। जब हम 10 लगाएं तो ये कितना होगा, 10 ही होगा। जब हम 15 लगाएं तो ये कितना होगा, 15। जब हम 20 लगाएं तो ये कितना होगा, 20। अब हम 25 फ्रिक्शन लगाएं तो क्या आ जाएगा, मोशन। और मोशन में आने के बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा लिमिटिंग से कम, देखो इसको गोला कह रहे हैं। ये कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों, एफ। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग से कम होता है, यहां लिखा हुआ है देखो। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के, वो कम होता है किससे, लिमिटिंग से। यानी ये का लिमिटिंग है अपना, इससे थोड़ा कम ही आएगा, वो यहां तक आएगा। अब इसको जोड़ के ग्राफ बनाया गया देखो। अब यहां से यहां, और फिर काइनेटिक चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है। ध्यान से समझो। मान लो अब हम 30 लगाएं, 40 लगाएं, कितना भी फोर्स लगा दे, क्या काइनेटिक चेंज होगा, नहीं। काइनेटिक का फॉर्मूला फिक्स है, क्या है, म्यू के इंटू एन। क्या चलते चलते उसका म्यू के बदलेगा, नहीं। क्या एन बदलेगा, नहीं। यानी ये वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, फिक्स। मान लो ये कैलकुलेट करके आ गया अपने को 15 और 20 के बीच में कुछ वैल्यू बोलो, 17 न्यूटन। मान लो ये 17 आ गया, मान लो। तो ये जब तक वो चलते रहेगा तब तक कितना न्यूटन लगते रहेगा, 17। ये देखो, ये ग्राफ समझ में आ गया तो जल्दी हाँ बोले। ये ग्राफ ऐसे नीचे क्यों आए, क्यों आए नीचे, बताओ बच्चों। यहां से यहां तक कौन सा फ्रिक्शन है, ऐसे चढ़ते समय, स्टैटिक। और ये कौन सा वैल्यू है, देखो लिमिटिंग। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बच्चों,
बस एक छोटा सा डेफिनेशन है और एक क्वेश्चन करके हम लोग इसको निकल लेंगे आगे। नाम पता होना चाहिए, कोई पूछ लिया तो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चों, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए मेरे पास एक ब्लॉक है, यहां पर इसका मास है n, यह किसी सरफेस पर है। अब या तो ये रेस्ट में है या तो ये मोशन में, किसी भी हालत में है। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इसमें, इसमें पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हम इधर चलाए या खींचे या कुछ भी करें, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे mg, इसको मत बना। अब तुम वेक्टर चैप्टर पढ़ के आओ, इधर एक वेक्टर हो a, इधर एक वेक्टर हो b, तो इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, दोनों के बीच में, ये आया r रिजल्टेंट। तो r जो है बच्चों वो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ किसका 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 रिजल्टेंट होगा बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये थीटा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बताइए कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है। यहां पर डायग्राम ला ले इसको थोड़ा सा। तो ये हो गया फ्रिक्शन, ये हो गया n, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और cos थीटा भी नहीं लगाना पड़ेगा, cos 90 जीरो होता है। इसको आप ऐसे कंप्लीट कर लो, टक 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 टक। ये थीटा है, तो देखो tan थीटा निकालते हैं हम लोग, एंगल के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, tan थीटा, स्लोप, तुमने देखा होगा। तो बताइए ये f है, तो ये भी f बोल सकते क्या, बोल सकते हैं ना, ये n ये f। तो बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा उस ट्रायंगल से, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। यहां से थीटा इक्वल टू क्या निकालोगे, tan इनवर्स फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा इसका वैल्यू डाल दो थोड़ा सा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, म्यू इंटू एन। हम के और एस नहीं लिख रहे हैं, क्यों, हो सकता है चल रहा है या हो सकता है रुका है, दोनों में लगेगा, अपॉन एन। एन से एन क्या कट गया, तो बताइए tan थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू के। अगर रेस्ट में है तो म्यू एस बोल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब एक बात और सुनेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब निकालना पड़ता है, जब ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव है। टेंड्स टू मूव मतलब चलने वाली है, तो चलने वाली है तो उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा बताइए, स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग। तीन ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बोल दीजिए कौन सा फ्रिक्शन है। बता नहीं रहे सब यार, देखो नहीं बोलना है, चलो बंद करो क्लास है, तुम लोग ना बोलते नहीं कुछ सब लगता। गलत ही बोलती बेचारी। अच्छा देख के बोली होती, एल लिखे हैं, स्टैटिक कैसे है यार। चलिए तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू इतना है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बराबर है, कोफिशिएंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, tan थीटा। तो सबसे कंडीशन याद रखो, यहाँ पे कंडीशन शर्त क्या है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये तभी निकाल सकते हो when object is just about to move। इसका मतलब क्या है ये भी लिख लो अच्छे से, दैट इज इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है, ठीक है, ओके।
समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखा तुमने, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस क्या है, म्यू एस हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे, रेस्ट में मान के पर निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन, तो यही दिखना है ना, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड angle between normal reaction and resultant of normal reaction and frictional force। is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या आइडिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बोला, सिर्फ एफ बोलता तो कुछ भी हो सकता था, रेस्ट में एक लगा दो, जीरो लगा दो तो भी नहीं चलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा एफ चलना नहीं चाहिए। देखिए, तो ज्यादा से ज्यादा एफ किसके बराबर है, नहीं चलना चाहिए, लिमिटिंग के। तुमने पढ़ा, अप्लाइड फोर्स कम रहेगा तब नहीं चलेगी, अप्लाइड फोर्स ज्यादा रहेगा तो चल देगी, अप्लाइड फोर्स जब बराबर रहेगा लिमिटिंग के तो भी नहीं चलेगी, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हुआ। तो यानी हम लोग इसमें फ्रिक्शन कौन सा मानेंगे बच्चों, लिमिटिंग वाला। अब कैसे बनाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बनाइए इसको, कौन सा फोर्स लग रहा है बस ड्रॉ करो, बस कहानी खत्म। ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, पक्का रेस्ट में डज नॉट मूव लिखा है तो डाउट ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो एफ के दो कंपोनेंट, इसको आप चाहो तो इधर स्लाइड करके बना लो। किधर बनाना है, इधर ठीक है कि नीचे ला ले, उधर ही ठीक है। तो देखो इधर में आप इसका कॉस ले लो और इधर में साइन नीचे में, इधर बनाने में दिक्कत होती नहीं, कॉस इधर बनाएंगे, साइन किधर बनाएंगे, फिर दिक्कत, ऊपर बनाएंगे गलत हो गया, फिर ऐसे नीचे ला लिया करो, इसको स्लाइड करके नीचे ला लो। ठीक है, इसको ऐसे नीचे ला लो, जमीन के साथ बना रहा था 60, ध्यान देना एंगल ये 60 है, ये एफ है। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे बच्चों। चलो सारे फोर्स बना दो, इधर की तरफ कौन सा सटा तो कॉस, तो एफ कॉस 60, इधर की तरफ नीचे की तरफ कौन सा, एफ साइन 60। अच्छा एक चीज तो हमेशा लग रहा होगा, वजन इसका √3g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस और कुछ है क्या, सोचो नहीं। चल रही है कि रेस्ट में है, रेस्ट में भाई। तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी फ्रिक्शन में। तो देखो ऊपर नीचे तो चल नहीं रही है, तो डायरेक्ट एन इक्वल टू इन दोनों के बराबर, देखो वाला कॉन्सेप्ट यही है, √3g प्लस और एफ साइन थीटा, दो है। चलिए बढ़िया है। अब बात करते हैं, चल तो रहा नहीं, इक्वेशन 1 मान लो इसको। अच्छा पहले फ्रिक्शन निकालिए जगह लिमिटिंग, हाँ निकाल लेते हैं। देखो ध्यान देना, ये सब एन और लिमिटिंग पहले निकाल कर रख लो, फ्रिक्शन इसको बनाने में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है फ्रिक्शन के क्वेश्चंस। पहले फ्रिक्शन निकाल लो और एन निकाल लो, क्योंकि एन से फ्रिक्शन निकलता है और फ्रिक्शन डायरेक्ट यूज होगा इक्वेशन में। इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, इधर का फोर्स इधर के बराबर करोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो चाहिए ना भाई। तो ये कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस किधर है, ये क्या है, एन किधर है, √3g प्लस एफ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। जानबूझ के हम वैल्यू डायरेक्ट √3 कॉमन लेके काट लेंगे, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। तो √3 कॉमन आएगा तो ये बचेगा जी का वैल्यू डाल दे क्या, इसको यहां सॉल्व कर लेते। देखो √3g का वैल्यू 10 प्लस एफ साइन 60 यानी √3/2। अब क्या होगा, वैल्यू निकालने में कॉमन इजी रहेगा,
अब क्या करो बच्चों, टू कॉमन आ रहा है क्या? अरे टू नहीं आ रहा है यार, फालतू कर दिया। चलो √3 आ रहा ना, तो 10 प्लस f/2 सही है क्या? देख लो एक बार, 10 प्लस f/2 जो भी आ गया वही चलेगा, बढ़िया है। अब आ जाइए, अब वस्तु चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, रेस्ट, एक्सेलरेशन 0, डज नॉट मूव। तो नहीं चल रहा तो डायरेक्ट इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर, चल रहा होता तो इधर माइनस इधर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी तो चल ही नहीं रहा, तो F cos 60 इज डायरेक्टली इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ये लंबा सा वैल्यू है, डाल दो। F cos 60 कितना होता है? 1/2, बढ़िया, जम गया, कट जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कट, F इक्वल टू 10 प्लस f/2, इसको माइनस करो, F माइनस f/2 इक्वल टू 10, एक कट गया, एक का माइनस हो गया, कितना आएगा? f/2 10, तो कितना फोर्स लगना चाहिए? 20 न्यूटन। अगर आप 20 न्यूटन लगाओगे तब तक ये नहीं चलेगा, ये पीछे 20 लगा देगा। 20 नहीं लगाएगा क्योंकि इसका 20 का ऐसे है ना, 20 का कंपोनेंट इधर 20 कॉस के बराबर लगेगा, तो 20 नहीं लग जाएगा, ध्यान देना, तो मूर्ख मत बन जाना कि इधर वाला फोर्स फ्रिक्शन का वैल्यू लेता है, ये नहीं कि ऐसे आड़े में जो लगा वो बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका दो टुकड़ा हुआ ना भाई, एक नीचे और एक इधर, ये वाले की तो बात ही मत करो, यही इसके अपोजिट में है, यानी F cos बराबर इतना हो जाएगा लिमिटिंग। खैर लिमिटिंग भी पूछता तो यही वैल्यू होता। कोई मुझे लिमिटिंग बताओ कितना, तो कितना करोगे? F cos 60 निकाल लो, लिमिटिंग आ जाएगा। क्लियर है? लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं तो ये वैल्यू डाल दो ना यार, वहां पे बात एक ही है, यानी 20 न्यूटन तक ये चलेगा नहीं, 20 से ज्यादा 21 करोगे अब तो चल देगा। ओके, तो चलिए क्लियर हो गया इतना। अगला छोटा सा टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज, पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए, तो एंगल ऑफ रिपोज नाम इंक्लाइंड प्लेन के लिए यूज होता है। जैसे अब हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, थोड़ा कम रखते हैं इंक्लिनेशन, अच्छा फील होगा तुमको। यहां पर हम एक मास ऐसे डब्बा ले आके रख दिए, तो क्या तुम पक्का गारंटी लेते हो कि हम जैसे रखेंगे डब्बा नीचे गिर जाएगा? क्या जरूरी है हमेशा रखते रखते सर सर नीचे आने लगेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है नहीं गिरे, कौन रोक रहा होगा इसको गिरने से? फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन। मान लो ये बहुत रुक रहा है तब तो आराम से रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जीना ऐसे देखो, जीना बना होता है उस पर रख दो, नहीं आएगा नीचे, नहीं आता, रुक रहा है। तो अगर टाइल्स लगे तो सरसर आ जाएगा। कुल मिला के इसको फ्रिक्शन रोक के रख सकता है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन खींचेगा। क्यों हमें, अच्छा इसमें फ्रिक्शन का भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो हम जमीन पर रखे थे डब्बा, अगर हम नहीं खींचे तो फ्रिक्शन जीरो है। अगर हम इस डब्बे को जमीन पर एक रखे थे, हम पूछे फ्रिक्शन बताओ तो जीरो, अभी कुछ भी नहीं फोर्स लगा है। अब हमने बताया फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन कुछ होगा, बाइक स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, पूरा कहानी तुमने कहानी राम कहानी। लेकिन यहां पर तो हमेशा फ्रिक्शन है, ऑलवेज फ्रिक्शन है। किधर की तरफ? पीछे की तरफ, इधर। कौन सा फ्रिक्शन है पता नहीं, अगर रेस्ट में होगा तो स्टैटिक, चल रहा होगा तो काइनेटिक, चलने वाला होगा तो लिमिटिंग। अब क्या किया गया, मान लो अभी ये रेस्ट में, मान लो हम बोल रहे हैं रेस्ट में है तो है। अब हमने क्या किया, इसके धीरे धीरे टक 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 एंगल बढ़ाने लगे, क्या होगा बताओ? एक समय आएगा सुट चालू हो जाएगा सरकना, चाहे वो कितना भी रुक रहा है, गिरेगा नहीं वो कभी ना कभी। तो जब वो गिरने लगा उससे थोड़ा सा कम कर दो तो गिरेगा तो नहीं, लेकिन गिरने वाला है, लिमिटिंग वाला जैसा। उस वक्त इधर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? लिमिटिंग, बराबर मैक्सिमम वैल्यू रोकने वाला, रुका है अभी भी वो। दैट टाइम जो एंगल यहां पर है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अपोज याद रहेगा, अपोज मतलब वैसा एंगल इंक्लाइंड प्लेन का जो किसी ब्लॉक को स्लाइड करने से रोक के रखे। दैट मैक्सिमम एंगल, वो ज्यादा से ज्यादा वाला एंगल, उससे ज्यादा हुआ तो गिरा, उससे कम हुआ तो रुका ही रहेगा। फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट जैसा नहीं, जैसे ज्यादा से ज्यादा तो लिमिटिंग है, उससे कम हुआ तो पक्का रुका है, उससे ज्यादा हुआ तो चल देगा। क्लियर है? तो क्या है भाई, मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल
या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल, ऑफ इंक्लिनेशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अप टू विच बॉडी remains in equilibrium। बोल सकते ना इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। ठीक है, ओके। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, थीटा क्या है, तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन सच दैट, ऐसा होना चाहिए, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। सही है, बस इतनी सी बात लिखने के लिए इतना लिखना पड़ा। देखो तुम लोग की वजह से सब कष्ट है मेरे को, बस इतनी मेन बात है, जस्ट अबाउट टू मूव। मतलब कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा, दैट इज लिमिटिंग। जैसे डायलॉग मारे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग। समझ रहा है, इधर आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उधर, लिमिटिंग। क्लियर हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ये तो पक्का हो गया। चलिए तो यहां पर इसको हम एफ एल लिख लेते हैं। अब इसमें और कौन कौन फोर्स लगेगा ध्यान दो। एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगता है बच्चों, सीधे की तरफ, बताइए कौन सा फोर्स है, एम जी। और एक इंक्लाइन प्लेन में याद है ना, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लेते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान देना, ये एन। इंक्लाइन प्लेन में एक्सिस को हम लोग ऐसा घुमा लेते हैं, याद है कहानी पढ़ा है मैं तुमको इंक्लाइन प्लेन, एंड इसमें ऐसा एक्स एक्सिस, ऐसा वाई एक्सिस माना जाता है, एंड ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस, तो ये एक्सिस पे है फोर्स है, ये एक्सिस पे है नहीं, ये बीच में टिक गया, ऐसे है एम जी। इसको तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दो टुकड़े में। तो अब थीटा बताइए, तो देखो थीटा बताने के लिए हम आपको थोड़ा सा इसका एक्सिस बना ले, ये हो गया दो एक्सिस आपका। देखिए थोड़ा सोचिए, ये लाइन पूरा कर दो कंप्लीट तो अच्छा रहेगा, एंगल दिखेगा बढ़िया। तो ये थीटा है, ये तो 90 होगा, तो ये कितना होगा बताइए, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सही है कि नहीं, ट्रायंगल में तीनों एंगल 180, ये 90 कट गया तो दोनों मिला के 90 होगा, थीटा माइनस, अच्छा ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल कितना बचना चाहिए, थीटा। अब बताइए mg का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, सटा तो cos, mg cos थीटा, इसको याद कर जाओ तुम। और इधर की तरफ क्या आएगा, mg sin। तो इसको कौन सा फोर्स खींच रहा है नीचे, mg sin, यानी इसके वजन का एक कंपोनेंट नीचे इसको खींच के गिराने के लिए जिम्मेदार है। कौन रोक रहा है, लिमिटिंग। समझ गया, रोक रहा है ये, गिरा रहा है ये। अभी ये दोनों बराबर है इसीलिए रुका है, अभी ये ज्यादा हो जाएगा खींचने वाला, टन के चल देगा। कैसे, थोड़ा सोचो, थीटा बढ़ाए टक 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 टक, थीटा बढ़ाए तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन 30 साइन 60 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये ज्यादा खींचेगा जम से सरक जाएगा। चलिए तो अब हम लोग इसकी कहानी देख लेते हैं, यहां पे लिख भी लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। देखिए mg sin थीटा पुल ब्लॉक डाउनवर्ड, mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे खींच रहा है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, ये रोक के रखा है, गिरने से बचा रहा है। ठीक है, ओके। चलिए तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल निकालते हैं। इफ यदि
ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट में है, और रेस्ट में तो स्टैटिक होता है बट टेंड्स टू मूव है, तो टेंड्स टू मूव भी है भाई। सिर्फ रेस्ट बोलोगे तो गलत भावना निकलेगी, रेस्ट है तो स्टैटिक होना चाहिए, नहीं टेंड्स टू मूव है तो कौन सा फ्रिक्शन की बात करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके बढ़िया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो लगेगा, तो पहले क्या निकालते हैं, स्टेप याद हो गया, पहले एन, तो देखो ऊपर उड़ नहीं रहा है तो ऊपर का फोर्स किसके इक्वल, नीचे के, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा। बढ़िया है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन, यानी म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। नाउ यूज सेकेंड लॉ, किसका सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं ना एक्सेलरेशन के लिए। वह चल नहीं रहा तो एक्सेलरेशन कितना है बताइए, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो फॉरवर्ड फोर्स किसके इक्वल, बैकवर्ड, इधर का इधर के बराबर, तो एफ एल इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ एल का वैल्यू दिया है म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी मर गया, म्यू एस को इधर छोड़ के कॉस उधर भेज दीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। लीजिए लग गई, तो जैसे तैसे, यही तो सेम आया था ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी, बिल्कुल सेम टू सेम, बट ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ये रिपोज है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच के रिजल्टेंट, यहां था देखिए ऐसे, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिस वी विल राइट एज थीटा आर। थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर जो है उसका जब टेन थीटा हम निकालेंगे तो वो भी म्यू एस के बराबर है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए एक नंबर बात है। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज से क्या फायदा है पढ़ के, तो इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा इससे पता चलेगा। को बोला लिमिटिंग से नहीं पता चलेगा क्या, उससे भी पता चलेगा, उससे भी पता चलेगा। कैसे, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10, सुन लो, अगर लिमिटिंग है 10 और ये एमजी साइन, याद रखो एमजी साइन इधर खींच रहा है अकेले, और कुछ है तो ठीक है, मान लो कोई और खींचा है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। अगर एमजी साइन इस 10 से ज्यादा है तो स्लाइड, कम है तो नॉट स्लाइड, नहीं चलेगा। क्लियर है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज से भी हम स्लाइडिंग का पता लगा सकते हैं। देखो थीटा आर इज यूज टू चेक द स्लाइडिंग कंडीशन। कैसे भाई, तो क्या हम इधर का मिटा दे, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, ये मिटा दे, मिटा दे क्या बच्चों, टेंड्स टू मूव है, तो अभी वो चला नहीं है, टेंड्स टू मूव है मतलब लिमिटिंग, यानी जब थीटा यहां का जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का वो रिपोज के बराबर हो, रिपोज को थीटा आर लिखो, समझ रहा है ना, मान लो रिपोज के बराबर हो तो समझो वो लिमिटिंग लग रहा है। अगर रिपोज से कम हो ये इंक्लाइंड तो स्टार्टिंग, और रिपोज से ज्यादा हो तो चल रहा है काइनेटिक। क्लियर हो गया। तो 3 कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशंस। पहला थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अच्छा थीटा जो है वो कम है किससे, थीटा आर से। थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर से कम, एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा बताइए, ब्लॉक रेस्ट में होगा कि मोशन में, रेस्ट में। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, यानी इधर एमजी साइन थीटा जितना उतना ही फ्रिक्शन उधर। दूसरा, अगर थीटा बराबर टू थीटा आर है, जैसे यहां पे बराबर है दोनों, मतलब अभी वो चला नहीं है लेकिन टेंस टू मूव है, अभी भी वो रेस्ट में है। रेस्ट मत बोलो, टेंस टू मूव बोलो, रेस्ट ही लिखो लेकिन ब्रैकेट में लिखो टेंस टू मूव। चलने वाला है, फ्रिक्शन कौन सा, लिमिटिंग।
कितना वैल्यू होगा, फार्मूले से निकालिए। तीसरा कहानी, थीटा बड़ा हो जाए थीटा आर से तो चलेगा भाई, तो फिर मोशन, मोशन होगा तो कौन सा, फ्रिक्शन, काइनेटिक। निकालिए फिर ये भी, एक नंबर, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे, छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, तो हर इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज फिक्स होता है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ इंक्लाइन प्लेन 37। फाइन पहला रेस्ट है कि मोशन, निकालिए। दूसरा तो है कि फ्रिक्शनल फोर्स, वही है सब। और तीसरा एक्सेलरेशन। ठीक है, डायग्राम क्या है भाई, तो डायग्राम हम यहां से बना दे रहे अच्छे से। यही डायग्राम को चेंज कर दे क्या, देखिए यही डायग्राम है। थीटा दिया है बच्चों 45 डिग्री, 45 पे रखे हमने। मास है आपको, मास मान लीजिए आप इसका 10 केजी या 4 केजी, चलिए 4 केजी मास है, 45 एंगल है, और चल रहा है कि मोशन में आप म्यू का वैल्यू यूज कर लीजिए 0.3। चलो, काइनेटिक हो तो काइनेटिक में यूज कर लेना, स्टैटिक हो तो स्टैटिक में कर लेना। चलिए बनाइए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको एंगल ऑफ रिपोज दिया था, देखो इसको थीटा बोलेंगे, और एंगल ऑफ रिपोज बस कंपेयर के लिए, उसको छूना भी मत दिया। mg का 2 कंपोनेंट होता है, एकदम याद हो गया होगा। इधर की तरफ क्या होगा बताइए, 4g cos 45, सही है। ओके, इसको ना 4√2 कर लो यार, √2 रहेगा कुछ कट जाएगा, चेंज कर रहे हैं थोड़ा इजी करने के लिए आपको। तो 4√2g cos 45, देखिए कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं यहीं पे। 4√2g का वैल्यू 10, cos 45 1/√2, √2 से √2 कट गया, 4 10 जा 40 न्यूटन। इधर ऊपर n लगता है, पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन मानेंगे, पता नहीं यार, अभी मत मानो, वेट करो। तो पहले कुछ नहीं हम लोग मान सकते, फ्रिक्शन तो मान ही नहीं सकते यार, अरे बड़ा समस्या है। चल रहा है कि रुका है, क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर चल रहा है रुका है के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज तो दिया है, सॉरी, थीटा आर डायरेक्ट दिया है 37। अब आप कंपेयर करो, क्या कौन ज्यादा है बताइए, कौन ज्यादा है, थीटा ज्यादा है किससे, थीटा आर से। तो चल रहा होगा कि रुका होगा, सोच के बताइए। थीटा आर क्या होता है, थीटा आर जहां तक वो रुकने की क्षमता है, इससे ज्यादा होगा तो वो चल देगा, दैट इज ब्लॉक इज स्लाइडिंग। ब्लॉक चल रहा है भाई, इधर की तरफ चलने लगा, चलिए मोशन होने लगा। जैसे ही हमको पता चला मोशन हो रहा है, तो हम इधर कौन सा परीक्षण लेंगे, काइनेटिक। तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, mg का एक कंपोनेंट इधर है, तो एक इधर भी होगा, कौन सा होता है इधर, साइन वाला। तो m यानी 4√2g sin 45, इसको निकाल लें यहीं पे, कितना आएगा बताइए, 4√2g का वैल्यू 10 sin 45 भी 1/√2। क्या बात है, कट गया, ये भी 40 है। चलिए इधर इधर सब पता चल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को पहले n निकालना पड़ेगा। n किसके बराबर है, इसके 40 न्यूटन के। चलेगा ना डायरेक्ट, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के वो 0.3 इंटू एन यानी 40। ये पॉइंट हटा तो 10, 0 से 0 कट गया, चलते हैं 12 न्यूटन। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। चल रही है एक्सेलरेशन, इक्वेशन से लगता है, चल रही है इधर, तो इधर का फोर्स माइनस उधर का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर का फोर्स कितना 40 माइनस इधर का फोर्स क्या है, काइनेटिक 12। चलेगा डायरेक्ट ना, 12 इक्वल टू
मास यानी 4√2 इंटू ए, बताइए कितना आ रही है? 8 28 7 डिवाइडेड बाई √2। अब रेशनलाइज कर लो, 7√2 बाई 2, 7√2 का वैल्यू 1.414, या 1.4 भी रखो चलता, ये काट लो 0.7, 749 होगा ये 4.9। ओके, आया था किसी का? नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक तरीका एंगल ऑफ रिपोज से, अगर एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया है तो आप लिमिटिंग निकालिए। लिमिटिंग क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन जो उसको रोक सकता है, तो लिमिटिंग निकालो। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। अब एन के लिए चलो याद कर लिया होगा अब तो तुमने, नीचे की तरफ क्या लगता है? एम जी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ एन, गिराने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा। बस हो गया। फ्रिक्शन अभी हम नहीं बनाएंगे, हमको पता नहीं कौन सा, इतना ही फोर्स है भाई यहाँ पे। तो एन इक्वल टू, देखो म्यू एस, एन का वैल्यू किसके बराबर होगा? एम जी कॉस। चलेगा ना डायरेक्ट? जिसको समझ जाओ डायरेक्ट करोगे, मूर्ख जैसा नहीं कि एक एक लाइन करे जा रहे फूक फूक के। म्यू एस 0.4, एम मास 2, जी 10, कॉस 37, आई थिंक सबको याद होगा कॉस 37 4/5 है क्या? यस। यहाँ पर जिसने गलती कर दिया वो मूर्खा धीराज है, और क्या 5 2 Z। यहाँ पॉइंट से 1 सेकंड, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 6.4। द लिमिटिंग है 6.4। अब गिराने वाला फोर्स निकालते हैं, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो उसको गिरा सकती है वो एम जी साइन थीटा है। एम यानी 2, जी यानी 10, साइन 37 3/5। तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, यानी गिर रहा है, ये बात तो पक्का है। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब स्लाइडिंग। मोशन यहां मत लिख देना, यहां स्लाइड होता है। बस स्लाइडिंग हो रहा तो हमको पता चल गया पीछे कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। खत्म। तो हम पहले काइनेटिक नहीं बनाए थे, अब बना रहे हैं। चलिए, तो पहला डिसाइड हो गया स्लाइडिंग। उसके बाद अब आते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन है काइनेटिक, तो बिंदास लगाइए क्या? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना भाई? 0.3, एन कितना? एन अभी निकाले थे, एम जी कॉस थीटा। सही है। एन किसके बराबर है? एम जी कॉस। देखो यहाँ पे कुछ गधे बैठ के छाप रहे हैं का भाई, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, कॉस 37 4/5, 5 2 10। बताइए कितना हुआ? 4 8 4 को 16 48 4.8 न्यूटन। ये था काइनेटिक। चलिए तीसरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लगाएंगे। गिर रही है किधर? ये नीचे गिर रही है यानी चल रही है, तो ये फोर्स में से वो फोर्स माइनस होगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सब वैल्यू डालो। m 2, g 10, साइन 37 3/5। f के वैल्यू निकालते 4.8, m 2a। देखिए, तो 12 माइनस 4.8 कितना आ रहा है? 6.2। 7.2 आएगा भाई, माइनस में नहीं आता क्या? उधर नली में जाकर उधर 5.2 आएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 3.6। अब बताइए जिसका इसका गलत है, हाउ फुलिश यू आर, सोच लो। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, सेम टू सेम हमने करा दिए हैं। आप इसको अवश्य कर लें सेम क्वेश्चन से। ओके, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। और फ्रिक्शन में मतलब न्यूमेरिकली फ्रिक्शन हो गया खत्म। छोटा सा टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन है, बट ओनली थ्योरी है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ होता नहीं है उससे।
जब कोई चीज गोल गोल घूमता है तो रोलिंग लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए चक्का बनाया जाता है, बॉल बेयरिंग लगाया जाता है, तो उसमें फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। बस इतनी सी बात है सुनने के लिए, उसमें और कुछ नहीं। जब भी कोई चीज गोल गोल घूमता है तो रोलिंग फ्रिक्शन वो सबसे कम होता है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोल वाली चीजें ही ज्यादा यूज होती है। जैसे पंखा में बॉल बेयरिंग लगा है, मोटर में क्यों बेयरिंग लगा है? अगर बेयरिंग नहीं होता तो दूसरा घिस घिस के चलता हो, घिस घिस के चलने में फ्रिक्शन ज्यादा होता, काइनेटिक होता, काइनेटिक में ज्यादा होता। काइनेटिक को स्लाइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या घिसने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, बस इतना ही बात है। फ्रिक्शन से फायदा है कि नुकसान है? दोनों है, फायदा भी है नुकसान। फायदा कैसे है? माचिस नहीं जलती अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, आग नहीं पैदा होता इस पृथ्वी पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, ब्रेक नहीं लगते टायर से अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो। सोचो, तुम चल भी नहीं सकते अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए। याद करो, आइस पे नहीं चल सकते क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो गिर जाएंगे अपन, राइट? ये सब पढ़ा दिया हमने। तो फ्रिक्शन से ये सब फायदे हो गए। और नुकसान, आपका मशीन का पार्ट घिस जा रहा है, पार्ट घिसते घिसते टूट जाता है, तो नुकसान भी है। तो नेसेसरी एविल बोलते हैं, कहावत है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, मतलब आवश्यक राक्षस है, आवश्यक भी है राक्षस भी। बस तो आज के लिए इतना प्रोग्राम काफी है, अगला प्रोग्राम में मिलेंगे। गुड बाय। हाँ।